हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी के 45 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और जैसे आपको पता ही होगा कि झारखंड बीएड एंट्रेंस में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 45 से 50 क्वेश्चंस में आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही होंगे, कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। जैसे कि आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की डेली क्लास 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट होती है। तो आज से न्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस क्लासेस को नहीं लगाए हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं और उसकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आफ्टर द क्लास आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे और लिंक में क्लिक करेंगे और क्लास नहीं किए हैं तो क्लास को कर लीजिएगा। ओके। देखिए, सफलता उसे ही प्राप्त होगी जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है। आप अगर क्लास कर रहे हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप पढ़ के कोई आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको कंप्लीट ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ओके। वीडियो को अगर आप स्टार्ट किए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले समास को समझते हैं कि ये है क्या। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप आप लोग लिख लीजिएगा। संक्षेप करना होता है यानी कि छोटा रूप होता है। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दे रही हूँ समास की। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर है राजा का महल है। ठीक है, राजा का महल है तो इसे हम संक्षेप में कैसे लिखेंगे। हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं राजमहल। राजमहल हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ही समास में हम शब्दों को, सेंटेंस को छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में लिख सकते हैं छोटा करके। समझ में आ गया। तो समास कितने प्रकार के, समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, नाम लिख लीजिएगा या फिर आगे भी आएगा। पहला है तत्पुरुष समास, फर्स्ट लिख लीजिएगा तत्पुरुष समास। सेकंड है कर्मधारय समास। थर्ड है द्विगु समास। फोर्थ है अव्ययी भाव समास और फिफ्थ है बहुब्रीहि और सिक्स है द्वंद्व समास। आई होप कि आपको ये सब आते होंगे पहले से। तो चलिए फिर अभी क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर चक्रपाणी में कौन सा समास है यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है। तो करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि। देखिए, बहुब्रीहि समास को अभी हम समझते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है बहुब्रीहि समास में, इसमें जो है ना दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे चक्र और पाणी देख रहे हैं तो ये दोनों शब्द प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई थर्ड चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चक्र पाणी, जैसे कि पाणी यानी कि हाथ होता है, हाथ में जिसके चक्र होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में ये आएगा। नेक्स्ट है पाप पुण्य में कौन सा समास है। यहाँ पर योजक चिन्ह होगा। ठीक है, पाप और पुण्य, तो ये जो है ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास से पूछा गया है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पंचवटी में द्विगु समास। जब भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिखे शब्द में तो आप क्या लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर अगर बहुब्रीहि समास होता तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास है, पंचवटी के लिए द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है मृगनयनी समास। मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी, जिसका नयन जो है किसके समान है, मृग के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी होगा, जो कि कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, इस समास में जो समास के जो दोनों पद होते हैं विशेषण या फिर विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नयन है, आँख है, किसके समान है, ये मृग के समान है।
तो यहाँ मृग के समान कह करके यहाँ पर जो है विशेषण को बता दे रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को पहले तो समझते हैं कि क्या है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो एक उपसर्ग हो सकता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति जो है ये उपसर्ग है, प्रति। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन जो है आप यहाँ देख रहे हैं ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है 6 नंबर है, जिस समास में उत्तर पद होगा, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। अभी मैं आपको बताई थी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें होता है, तो वो कौन सा समास कहलाता है, तो वो समास जो है वो कर्मधारय है। इसमें विशेषण और विशेष्य का क्या होता है, संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं। पहला आप लोग लिख लीजिएगा, पहला जो है वो क्या होगा, देशज होता है, तत्सम होता है, तत्सम लिख लीजिएगा, तत्सम होगा पहला। सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज और फोर्थ है विदेशज। ये 4 जो है ये उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, ये 4 शब्दों को। और शब्द विचार ये टॉपिक है, इसके 4 भाग है। एक तो अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। ओके। और विकार के आधार पर जिसको बोलेंगे वो विकारी और अविकारी 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अभी हम लोग देखें कि 4 होते हैं। और बनावट के आधार पर या फिर रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर है, यहाँ संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं या फिर देशज कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये चारों ही जो है ये शब्द के भेद हैं जो कि उत्पत्ति के आधार पर हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है रूढ़ है, दूसरा है यौगिक है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, ठीक है। अभी हम लोग संक्षेप में देखेंगे इसके डेफिनेशन को, यहाँ पर रिलेट करके ही पढ़ेंगे तभी जो है प्रैक्टिस होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूढ़ शब्द को समझते हैं सबसे पहले कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। रूढ़ वैसे शब्द को कहते हैं जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, खंड करेंगे हम लोग, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक हम वैसे शब्द को बोलते हैं जिसका खंड करेंगे तो उसका अर्थ होगा। ठीक है, खंड करने के बाद जैसे कि यहाँ पर ये विद्यालय है, विद्यालय को विद्या जोड़ आलय में हम खंड करेंगे तो विद्या का भी अर्थ निकलेगा एक अलग और आलय का भी। और योग रूढ़ में क्या होता है, योग रूढ़ में जितने भी बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं वे सारे योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोई तीसरी चीज का बोध होता है इसमें, जैसे कि दशानन हो गया, दशानन जिसके 10 हैं, आनन, फिर पंकज जिसको कमल बोलते हैं, तो ऐसे योग रूढ़ में आते हैं। ये जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार एक्सप्लेन करने के बाद बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं होता है, तो एक बार में ही आप लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रूढ़ शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो जिसका खंड करने के बाद कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे हम रूढ़ कहते हैं। तो समतल, यहाँ पर पशु होगा, प प्लस सु, हम इसको संधि विच्छेद कर दिए तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये एक एक वर्ण है, तो ये रूढ़ शब्द क्या होगा, ये पशु जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है
शब्द रचना पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अभी हम लोग योग रूढ़ को समझे थे कि इसमें जितने भी बहुब्रीही समास के एग्जाम्पल आते हैं सारे बहुब्रीही समास में आएंगे, जिसको मतलब योग रूढ़ में आएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ का बोध होगा। तो देखिए यहाँ पर जलज है, पवित्र है, विनिमय है, कुशल है। करेक्ट आंसर होगा जलज होगा। ठीक है, जलज किसको बोला जाता है? ये कमल को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। पंकज, इसमें तीसरा चीज का बोध हो रहा है। पंकज किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। मलयज, जलज ये कमल को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी मतलब लास्ट में ज आएंगे ना वर्ड में, वो अधिकतर पॉसिबिलिटी होता है कि वो कमल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर वैभव जो है ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है 12 नंबर, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है वो और देशज है। ये चारों की चारों जो है ये उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द को बांटा गया है। तो परीक्षा शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? और संस्कृत के जो शब्दों को ज्यों का त्यों हम लोग उपयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या फिर देशज है। मजिस्ट्रेट जो है ये आप लोग देखिए, मजिस्ट्रेट ये क्या है? ये विदेशज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो ये लोटा जो है ये देशज है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, खंड करेंगे, तो वो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करता हो, मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? यहाँ पर यौगिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है विद्यालय जो है, जैसे यहाँ विद्यालय है, इसको अगर हम खंड करेंगे तो इसका अलग से मीनिंग निकलता है। विद्या जोड़ आलय विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 16 नंबर जो है आप देख रहे हैं, 3 को मत देखिएगा, 16 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं निम्न में कौन यौगिक शब्द है? इसका अगर हम खंड करेंगे तो उसका अर्थ मिलेगा। तो ये विद्यालय जो है ये क्या है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है 17 नंबर, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए थोड़े ही मतलब अर्थ जो होगा एकदम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ पर समानार्थक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, यौगिक शब्द कौन सा है? जैसे कि अभी ही हम लोग इसका परिभाषा देखे हैं, तो ये पाठशाला जो है ये यौगिक शब्द है। जलज क्या है? ये योग रूढ़ है। पंकज भी योग रूढ़ है। और दिन क्या है? ये रूढ़ है। ठीक है, इसका खंड करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है 20 नंबर, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ यहाँ पर बताना है। घुड़सवार है, नाक है, पीला है, लंबोदर है। देखिए योगरूढ़ जो है ये लंबोदर जो है ये योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका जिसका उदर है लंबा उसे लंबोदर कहते हैं। तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है। और घुड़सवार ये हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। नाक और पीला ये रूढ़ हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम है, शहीद है, पड़ोसी है, बहू है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का यहाँ पर बताना है, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना वो चेंजेस हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उसको तद्भव बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंह। नेक्स्ट है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यौगिक कहते हैं। अभी आपसे क्या हो रहा है, अपने आप क्वेश्चन हो जा रहे होंगे, है ना?
इतने सारे किए हम लोग शब्द विचार योग, यौगिक और योग रूढ़ से। तो नेक्स्ट है कौन सा शब्द देशज नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो पुष्कर शब्द है ये देशज नहीं है। नेक्स्ट है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्द को यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय आपको पता ही होगा ये चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ये पढ़ के ही आपको लग रहा है कि स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है संकर शब्द किसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग सब पढ़े हैं देशज विदेशज तत्सम तद्भव, लेकिन संकर शब्द कौन से होते हैं हमें नहीं पता होता है। तो संकर शब्द जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दो भाषा होती है, जैसे कि रेलगाड़ी, ये रेल क्या है, ये अंग्रेजी भाषा की है, और ये गाड़ी क्या है, ये तद्भव यानी कि देशज है, ठीक है। तो दो भाषा से जो मिलकर बनता है उसे हम संकर बोलते हैं। तो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देख लीजिए आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए अभी मैं एग्जांपल दी थी, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया रेलगाड़ी शब्द क्या है। तो ये जो रेलगाड़ी शब्द देख रहे हैं ये संकर शब्द है। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव क्या है। दर्शन का तद्भव रूप बताना है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा तत्सम है। तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है। तो ये तत्सम जो है ये उद्गम है, ठीक है। उद्गम ये तत्सम शब्द है। अपील शब्द कैसा है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो ये विदेशज है अपील। मगही शब्द है, मगही शब्द कैसा है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या फिर देशज है। तो ये तद्भव शब्द है मगही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा 32 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, यहाँ 35 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग स्किप किए थे। तो संधि शब्द है, कैसा शब्द है संधि। तो संधि जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है लोटा शब्द है, लोटा कैसा शब्द है। तो ये जो है देशज शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर कमल पूछा गया है, यौगिक है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो ये कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। पाकशाला ये जो है यौगिक शब्द होगा, ठीक है। दशानन किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर प्रैक्टिस पर फोकस कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करना है। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो जिसके 10 सिर हैं उसे क्या कहा जाता है, दशानन, जो कि है योग रूढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा योग रूढ़ होगा, यहाँ पर यौगिक नहीं होगा, ठीक है। 10 आनन है जिसके, उसे क्या बोलते हैं, दशानन बोलते हैं। तो यहाँ पर योग रूढ़ होगा, यौगिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द क्या कहते हैं। तो वस्तु स्थान या भाव के विचार को हम क्या कहते हैं, ये संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर पूछा है तो 3 भेद होते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3 भेद होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो स्त्रीत्व शब्द में जो है ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए इसको भी समझना जरूरी है यहाँ पर। तो भाववाचक संज्ञा जो है ये वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध कराती है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील, ठीक है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। इस सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द का संज्ञा बताइए। यानी कि यहाँ पर बुढ़ापे का संज्ञा बताना है तो ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। इसमें क्या स्टेट को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। संज्ञा यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है, तो क्रोध। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ठीक है। इसमें कौन सा कारक है यहाँ पर बताना है, तो इसमें संबोधन कारक है, ठीक है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। के लिए किस कारक का चिन्ह है, यहाँ पर बोला है के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो ये जो होगा ऑप्शन ए होगा, संप्रदान कारक है, ठीक है। संप्रदान के लिए बोलते हैं जिसमें जिसके लिए क्रिया हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का बोध हो रहा है यहाँ पर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपादान। और अपादान में क्या होता है, अलगाव का भाव होता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो ये पर जो है ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक से ही है, वह घर से बाहर गया में से कौन सा कारक है, तो देखिए कर्ता के साथ ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से के लिए बताना है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अपादान। देखिए यहाँ घर से बाहर गया तो अलगाव हुआ ना, ये घर है और यहाँ से ये बाहर चला गया तो ये घर से अलगाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपादान होगा। या विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है यहाँ पर बताना है तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, प्रांत और प्रांतिक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कौन सा होगा, तो कवयित्री होता है, ठीक है। कवयित्री नहीं होगा, कवित्री नहीं होगा, कवयित्री नहीं होगा, कवयित्री होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसी को वर्तनी में पूछा जाता है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो कवयित्री होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ये दही जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है यहाँ पर बताना। मैं ऑप्शन को देखिए, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ऑप्शन ए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष या फिर उत्तम पुरुष, तो करेक्ट आंसर होगा उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। जिसको उत्तम पुरुष इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी को पता होगा इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है,
ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कौन, यह या फिर क्या। देखिए निश्चय यानी कि निश्चित होगा, कंफर्म होगा, तो ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50 से अधिक क्वेश्चंस को किए हैं। तो आपका कितना करेक्ट हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हिंदी की क्लास तो आप कर ही रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, और इंग्लिश की भी क्लास अपलोड हुई है आज, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है।